हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लेक्चर ऑफ द एकेडमी। सो आज के क्लास में हम योगा फिलोसफी यानी जो योग का जो दर्शन है उसका एजुकेशन के साथ या शिक्षा के साथ क्या संबंध है उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, यानी योगा फिलोसफी एंड एजुकेशन। सो लेट्स कम एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ठीक है, सो फर्स्ट समझेंगे योगा दर्शन क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, उसके बाद उसको डिटेल्स समझेंगे। फर्स्ट, योगा फिलोसफी इज वन ऑफ द सदर्शन यानी 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। योगा दर्शन जो है, कल जो हम एक जो सांख्य फिलोसफी में जो डिस्कशन कर रहे थे, जो कि इसमें भारत का दर्शन 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी के ऊपर बना है और इसके साथ से 3 हेटेरोडॉक्स फिलोसफी से भारत का दर्शन बना है। उसी में से जो 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी था उसमें से एक डिस्कशन किए थे सांख्य फिलोसफी, जो कि तुम हमारा पिछले वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हो, और एक जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है जो कि है योगा फिलोसफी। सो ये होता है एक ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी का एक पार्ट, एंड इट इज फाउंडेड बाय महर्षि पतंजलि इन हिज टेक्स्ट योगा सूत्रस, यानी 196 कंसाइज अपरिशिम्स, यानी महर्षि पतंजलि ने इस फिलोसफी का फाउंडर है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था योगा सूत्र। उसी बुक के ऊपर ये फिलोसफी बेस है। ठीक है, जिसमें से उन्होंने 196 कॉन्शियस अप्रोहिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये फिलोसफी क्या बोलता है, जैसे कि हमारा भारत का दर्शन क्या है, वैदिक फिलोसफी, यानी जो हमारा वेदस का जो इथोस है, वो वैल्यूज है, उसी के ऊपर बना है। उसी हिसाब से ये भी वैदिक का जितना रूल्स रेगुलेशंस अजम्पशंस उसको भी फॉलो करता है, इसीलिए ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है। ठीक है, लेकिन ये फिलोसफी का फाउंडर कौन थे? पतंजलि, जिन्होंने एक पुस्तक लिखे थे जो कि है योगा सूत्र। उसी बुक के ऊपर ये फिलोसफी बेस है। ठीक है, ये होता है उनका ब्रीफ आइडिया अबाउट योगा फिलोसफी। द वर्ड योगा मीन्स यूनियन। यूनियन मतलब संयोग करना, मिलाना चीजों को। यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ, यानी जीव, जो हमारा इंडिविजुअल सेल्फ है, जो हमारा हर एक किसी के पास जो जीव सोल होता है, उसको किसके साथ मिलाना है? सुप्रीम रियलिटी यानी परमार्थ और ईश्वर। ये फिलोसफी जो है भगवान के कंसेप्ट के ऊपर विश्वास रखता है। ठीक है, उसका आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसका शुरू में बस उसके अबाउट समझ रहे हैं। ये फिलोसफी क्या करता है ना, यूनियन करता है, मतलब चीजों को मिलाता है। किस चीजों को? एक होता है जीव यानी हमारा बॉडी, और उसके साथ साथ परमार्थ यानी ईश्वर। हमारा बॉडी का जो अंदर जो सोल है उसको बोलते हैं जीवात्मा, और मुख्य सोल का है परमात्मा। सो जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का प्रोसेस कौन करता है? योगा फिलोसफी। कितना सुंदर कंसेप्ट है ना। बिना स्किप करके तुम वीडियो का लास्ट में देखो, जैसे तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। सिर्फ नेट नहीं, और अलग कुछ एग्जाम है, जैसे कि यूपीएससी का भी एक फिलोसफी ऑप्शन आता है, उसमें से भी योगा फिलोसफी आता है। ठीक है, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है, तो उसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, और क्या करता है? इट इज प्रैक्टिकल फिलोसफी, क्योंकि हम सांख्य फिलोसफी क्या था, वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट था। ये होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्योंकि सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन जो बात बोलता है, ये फिलोसफी उसको उतारता है, मतलब उसको काम में लगाता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सांख्य फिलोसफी, फोकसिंग ऑन डिसिप्लिन, ये श्रृंखला के ऊपर ज्यादा जोर देता है। सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मनियंत्रण, एंड मेडिटेशन एज ए मीन्स टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। कितना खूबसूरत कंसेप्ट है ये, आध्यात्म का प्राप्ति करना और सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर नियंत्रण लाना, एंड डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करना। ये 3 एस्पेक्ट के ऊपर योगा फिलोसफी ज्यादा तवज्जो देता है। ठीक है, तो ये रहा उनका अबाउट, यानी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट योगा फिलोसफी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि योगा फिलोसफी का क्या क्या मुख्य कंसेप्ट है। जैसे कि तुम इधर देख सकते हो, एक होता है चित्तवृत्ति, क्लेशस, समाधि एंड कैवल्य। सो ये 5 मुख्य कंसेप्ट है, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे उसका क्या एजुकेशन से संबंध है उसको भी देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं चित्त क्या है। चित्त यानी मन। हर किसी का जो माइंड होता है, जो कि अनकॉन्शियस होता है, उसी के ऊपर बोलते हैं हम चित्त, यानी माइंड या कॉन्शियसनेस, मतलब सचेत मन, इसको बोलते हैं हम चित्त। यानी कॉम्प्लेक्स चित्त। कॉम्प्लेक्स चित्त क्या होता है? इनर इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण, खुद के अंदर झांकना और खुद को एनालिसिस करना। खुद के अंदर जो मन बैठा है उसको कैसे हम अच्छे से कंट्रोल ला पा रहे हैं, ये होता है अंतःकरण, जो कि बना है किसको लेकर बना है ना, मनस यानी माइंड, जो कि थिंकिंग आता है, डाउटिंग आता है, हम जो सोचते हैं
ओके, परिकल्पना करते हैं, ओके, और जो शक बनाते हैं किसी को चीजों को लेकर, ये क्यों हुआ, अगर ये हुआ तो, ये सब मन में चलता है ना, तो ये सब चीजों को चित्त के अंडर हम आर करते हैं। और कहते हैं अहंकार। अहंकार क्या होता है? ईगो, सेंस ऑफ आई, मैं सब कुछ हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, जो भी कुछ हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, सबका मालिक मैं हूं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मैं जब आ जाता है, आई आ जाता है, तब उसको एकदम अहंकार। ठीक है। और एक है बुद्धि, जो कि इंटेलेक्ट यानी डिसीजन मेकिंग होता है। जैसे हम सांख्य फिलोसफी में पढ़े थे, जैसे कि प्रकृति पुरुष दोनों को इवोल्यूशन के बाद क्या सृष्टि होता है? महत, इंटेलेक्ट। ठीक है, उसी हिसाब से ये भी, क्योंकि ये होता है प्रैक्टिकल फिलोसफी और सांख्य, सो ये तीनों फिलोसफी को भी ऐड करते हैं, तीनों कंसेप्ट को, जैसे कि मनस, अहंकार एंड बुद्धि। ये तीनों कंसेप्ट को लेकर योगा फिलोसफी आगे चलता है, यानी डिसीजन मेकिंग, हम कैसे डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक है। और इट इज मेटेरियल यानी पार्ट ऑफ प्रकृति बट वेरी सब्टल। ये क्या होता है? प्रकृति का एक पार्ट है। कौन? मन। इट रिफ्लेक्ट्स पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये होता है कॉन्शियसनेस, पुरुष होता है प्योर कॉन्शियसनेस, जो कि आत्मा होता है, सोल होता है। ठीक है। एंड इज द सीट ऑफ एक्सपीरियंसेस। हम जितना सारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, उसी मन के ऊपर ही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा बुरा, ठीक है, सही गलत, ये सब हमारा मन समझता है। कभी कभी हमारा बॉडी थक जाता है, लेकिन मन हमको ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। नहीं नहीं, तो और नहीं कर सकते है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मन बोलेगा कि नहीं नहीं सो जा और पढ़ना की जरूरत नहीं है। जैसे कि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं 2 महीने के बाद, दिसंबर को तुम्हारा नेट एग्जाम है, लेकिन मन बोलेगा नहीं कि और तो 2 महीना है ना, और 1 महीने में हो जाएगा ना। कितना कंसेप्ट है कि सी होता है मन। तो इसमें जितना सारा कंसेप्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है, सब मन ही एक्सपीरियंस करता है। समझ रहे हो? तो ये रहा चित्त। उसके बाद है चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति मतलब मन कैसा काम करता है, यानी मॉडिफिकेशंस यानी फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। माइंड जब बदलाता रहता है ना, बदलता रहता है, आज इधर है कल कहां पर आ जाता है, 1 मिनट में भी मन कहां कहां चला जाता है। मतलब क्या, एक ऐसे घोड़ा है ना जो कि हमेशा भागता रहता है, मन एक चंचल घोड़े का सदृश काम करता है। ठीक है। दिस इज द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, बदलना, तुरंत बदल जाना एक स्टेट से अलग स्टेट की तरफ। समझ रहे हो? माने एक अवस्था से दूसरी अवस्था को, उसको बोलते हैं चित्तवृत्ति, यानी मॉडिफिकेशन और फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड। वृत्ति क्या है ना? वेव्स और चित्त तो समझ में आ गया। माइंड, वृत्ति क्या है? वेव्स और मूवमेंट्स ऑफ थॉट इन द माइंड। हमारा मन में जो थॉट चल रहा है, यानी हम अभी पढ़ रहे हैं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ये होता है मेरा काम। लेकिन मन में मेरा जो चल रहा है, ये किसी को नहीं रिफर है, लेकिन मन में जो चल रहा है, ये मूवमेंट जो हो रहा है, उसको बोलते हैं वृत्ति। ठीक है। जैसे कि पतंजलि ने उसको क्या बोले थे योगा सूत्र में, कि योगा चित्त वृत्ति निरोध। योगा क्या है? चित्त वृत्ति। ये जो मन का जो मूवमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, उसको निरोध मतलब उसमें उसको कंट्रोल लाता है, उसको रोक देता है। मन के फ्लक्चुएशन को एक स्टेट में उसको फोकस लाता है। कौन? योगा। समझ रहे हो? इसलिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाना है, फोकस बढ़ाना है। समझ रहे हो नहीं? सो योगा इज द कंट्रोल ऑफ मेंटल फ्लक्चुएशन बोल रहा था। तो योगा क्या है? जितना मानसिक स्तर में हमारा बदलाव होता है, ये फ्लक्चुएशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसको कंट्रोल लाने के लिए हमको योगा करना चाहिए। ठीक है। तो सोचो कितना पुराना शास्त्र है हमारा, भारत का ही परंपरा और भारत का दर्शन, जो कि आज के विश्व में हम इसी फिलोसफी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि 21 जून को हम क्या बना रहे हैं? कौन सा डे मना रहे? तो उसको कमेंट करके बताओ, पता है या नहीं? कौन सा डे मना रहे हम? इंटरनेशनल। बस इतना कहूंगा, आगे तुमको मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। क्योंकि आज के जमाने में उसका बहुत इंपोर्टेंस है, क्योंकि हमारा मन अभी भटक जा रहा है हमारा फोकस से। तो इसीलिए हम क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ चित्तवृत्तिस। हम 5 प्रकार में हमारा मन क्या होता है? बदलता रहता है। कैसे? प्रमाणस, राइट नॉलेज तरफ हमारा मन क्या होता है? सही दिशा में, सही नॉलेज की तरफ भी मन बढ़ता है। आगे रंग नॉलेज की तरफ भी बढ़ता है। विपर्जय, जिसको हम बोलते हैं, योगा किससे उसको नाम दिया है? विपर्जय। गलत दिशा में गलत नॉलेज कंसीव करना, परसीव करना, ये सब क्या होता है? विपर्जय में आ जाता है। समझ रहे हो नहीं? और सही नॉलेज की, मन में गलत और सही दोनों ज्ञान भी हमारा मन को लाता है। और इसी डिसीजन लेने के लिए हमको इंटेलेक्ट चाहिए, बुद्धि चाहिए। समझ रहे हो नहीं? इंटेलिजेंस स्किल चाहिए कि मन में सही भी आएगा, गलत भी नॉलेज भी आएगा। ठीक है।
और एक होता है विकल्प यानी इमेजिनेशन, जैसे हम सोचते हैं, समझ रहे हैं नहीं, मन कैसे बदलता है जब हम सोचते हैं, अभी हमारे विजुअलाइजेशन करते हैं, क्या क्या हम सोच लेते हैं, हमारा इतना बड़ा बंगला हो जाएगा, मेरा इस परीक्षा में इतना अच्छा से स्कोर आएगा, ये जो हम सोचते हैं ना, ये भी होता है मन का काम, चित्तवृत्ति। और कहते हैं निद्रा, स्लीप, तो स्लीप भी एक फैक्टर होता है, चित्तवृत्ति में आता है। और कहते हैं स्मृति, मेमोरी, हमारा दिमाग में हम कौन सा चीजों को डाल रहे हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम चित्तवृत्ति। उसी हिसाब से हमारा मन फ्लक्चुएट होता है, समझ गया नहीं। एंड दीज फ्लक्चुएशंस बाइंड द सोल्स टू वार्डली लाइफ इफ अनकंट्रोल्ड। अगर हमारा मन वो जितना सारा चीजों को कंट्रोल नहीं ला पाएगा ना, तो क्या होगा, विश्व में दुनिया में ये जितना सारे बंधन है उसमें बांध हो जाएगा, समझ रहे नहीं, क्योंकि उसको तो ये सब चीजें उसको बांध लेंगे, इधर उधर खींच लेंगे, मन अपने रास्ते से भटक जाएगा, समझ रहे नहीं। ठीक है, इसे एक बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है सेंसेस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, क्योंकि मन उसको कंट्रोल करता है, चलाता है, जैसे चलाएगा हमारे सेंस ऑर्गन उसी हिसाब से काम करेंगे। तो इसीलिए हमको योगा करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन के ऊपर कंट्रोल लाना है। अगर मन कंट्रोल हो जाएगा ना, सब सही चलेगा। जैसे कि अगर तुम्हारा दिमाग फोकस नहीं करेगा ना, तुम कितना भी मेहनत क्यों ना करो, कुछ भी फायदा नहीं होगा। सो योर माइंड शुड बी फोकस एंड कंसंट्रेटेड, समझ रहे हो। तो ये रहा चित्तवृत्ति। नेक्स्ट आता है क्लेशस, जैसे उसे ना वार से ही पता चलता है, क्लेश मतलब बाधाएं, ठीक है, असुविधाएं। तो क्लेशस क्या है, एफिलिएशंस एंड कॉजेस ऑफ सफरिंग। दुनिया में जितना सारा दुख है, ओके, संघर्ष है, उसी का रीजन है क्लेशस, ठीक है। यानी रूट कॉजेस ऑफ बॉन्डेजेस एंड मिजरी, जितना सारा दुख, ओके, और क्या हमारा जो मिजरी होता है, मिजरी मतलब जो कष्ट होता है, उस सबका एक रूट कॉजेस क्या होता है, बॉन्डेजेस, बंधन। जितना बंधन बढ़ेगा उतना कष्ट बढ़ेगा, ठीक है। सो वी शुड लिमिट आवर बॉन्डेजेस, काम करना चाहिए। सो पतंजलि लिस्ट 5 क्लेशेस, पतंजलि ने 5 प्रकार की क्लेशेस के बारे में बताया है। जैसे कि एक होते हैं अविद्या, इग्नोरेंस, मतलब ज्ञान का अभाव, ठीक है, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो तुम कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकते हो, दुख अवश्य आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, ठीक है। सो ज्ञान एक ऐसा आलोक है जो कि हर एक दुख का विनाश कर सकता है। सो इग्नोरेंस इज द मेन कॉजेस ऑफ द बॉन्डेजेस, ठीक है। मिस्टेकिंग द इम्परमानेंट आज परमानेंट, नॉन सेल्फ आज सेल्फ। हम इग्नोरेंस क्या बोलते हैं, जो इम्परमानेंट है उसको परमानेंट मान देते हैं। जैसे कि हमारा शरीर परमानेंट है क्या, नहीं है ना, क्योंकि एक ना एक दिन ये शरीर छूटेगा, लेकिन हम उसको मान लेते हैं कि ये हमेशा के लिए यही रहेगा, थोड़ी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। सो जब हम इम्परमानेंट को परमानेंट मान लेते हैं और सेल्फ को, नॉन सेल्फ को सेल्फ मान देते हैं, यानी जो हमारा नहीं है उसको हम मानते हैं ये हमारा है, ठीक है। भगवान ने इसीलिए इसी के ऊपर जोर दिए, योगा करो, खुद को समझो, हम कुछ नहीं है, हम एक परमात्मा के अंश है, ठीक है। एक ना एक दिन ये आत्मा, ये जीवात्मा परमात्मा के पास चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम इसी से डिफरेंशिएट करना चाहिए। डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं सही नॉलेज, अगर नहीं कर पाए तो उसको बोलते हैं अविद्या या इग्नोरेंस। नेक्स्ट है अस्मिता, यानी इगोइज्म, अहंकार। आइडेंटिफाइंग द सेल्फ विथ बॉडी एंड माइंड। हम क्या करते हैं, खुद को मन के हिसाब से चलाते हैं, मतलब मन जहां लेता है हम उसी से चले जाते हैं। ये होता है अस्मिता, इगोइज्म, इगोसेंट्रिज्म, अहंकार। जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, लेकिन मन उसको बोल रहा है, बॉडी कुछ नहीं कर पा रही, कि मन उसको बोल रहा है कि तू ये बोल, ठीक है। मन इसीलिए एक्टिव इंपैक्ट प्रैक्टिकल साइड ऑफ द साइकोलॉजी होता है, समझ रहे हो। ये रहेगा अस्मिता। नेक्स्ट है राग, यानी अटैचमेंट, यानी डिजायर फॉर प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस। हमेशा मन खुद क्या ढूंढता है, उसको थोड़ा सुकून चाहिए, मजा चाहिए, है ना। जब कष्ट करने की बारी आएगा तो मन उसके भटकेगा, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, बस हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। हमारा नेट में 300 से 200 से ज्यादा मार्क चाहिए, कि हम परिश्रम नहीं करेंगे, बस रिजल्ट चाहिए। कैसे हो सकता है, बस हो जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मोटिवेशन के साथ हमको कंटिन्यूअसली एफर्ट डालना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो इसीलिए बोलते हैं हम इसको अटैचमेंट बोलते हैं, प्लेजरेबल
चीजों के तरफ हम खींच ले जाता है कौन? मन। ठीक है, नेक्स्ट है द्वेष, इसको हम अवर्शन बोलते हैं, यानी हेटेड और अवॉइडेंस ऑफ पेन। हम दुख से या यंत्रणा से हम भटक जाते हैं, नहीं मुझे यंत्रणा नहीं चाहिए, यातना नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, बस मुझे बस जॉय चाहिए, खुशी चाहिए। तो ये थोड़ी ना होता है जीवन में, नहीं होता है ना। तो ये होता है जब द्वेष होता है, मतलब पेन से भटकते हैं, उसको बोलते हैं द्वेष। बस सोचते रहते क्यों ऐसे हो रहा है, अरे दुख तो रहेगा। पेन से पेन अगर हम कंसीव नहीं करेंगे, परसीव नहीं करेंगे, कैसे जिंदगी में खुशी आ सकता है? आज मेहनत करो, कल तुम्हारे लिए खुशी का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसे 1 साल 2 साल लगेगा, तो उसके बाद पूरा परमानेंट हैप्पीनेस है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं द्वेष, आवर्षण, मेहनत करो। एंड लास्ट वन इज अभिनिवेश, यानी फियर ऑफ डेथ एंड क्लिंगिंग टू लाइफ, हमेशा मौत का डर। एक तुम्हें बात इधर बोलना चाहता हूं, जैसे कि एक भीष्म ने पांडव का जो श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने, एक क्या होता है, एक इंसिडेंट हुआ था जब उनको पूछा गया था दुनिया में सबसे आश्चर्य की बात क्या है, मतलब दुनिया में सबसे कौन सा, व्हाट इज द मैटर ऑफ शॉकिंग इन द वर्ल्ड, सरप्राइज थिंग्स व्हाट इज इन द वर्ल्ड। उन्होंने बोले थे लोगों को पता है कि एक ना एक दिन हम मरेंगे, फिर भी लोग मरने के लिए डरते हैं, घबराते हैं, मरने के बाद जो सोचते हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा डर। ठीक है, तो ये होता है सबसे बड़ा आश्चर्य। सो मन क्या करता है? फियर ऑफ डेथ, मौत से डरता है, भागता है, इसी को बोलते हम अभिनिवेश, यानी डीप रूटेड इंस्टिंक्ट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। हम मान लेते हैं कि हम एक परमानेंट मेंबर इन द वर्ल्ड, ये पृथ्वी पर हम हमेशा के लिए रहेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है। जब हम इसे सोचते हैं तो उसको बोलते हैं अभिनिवेश। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करो, जिससे कि ज्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सबको ये हेल्पफुल मैसेज आना चाहिए, वीडियो हमके पास पहुंच जाना चाहिए, जैसे कि सब बच्चों को हेल्प मिल सकता है। ठीक है, दीज क्लेशेस आर द सीड्स ऑफ कर्मा। हम जितना सब काम कर रहे हैं उसी के पीछे क्लेशेस है, क्योंकि हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड कीप्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ गोइंग। ये क्या करता है? जन्म और मौत का साइकिल को चला रहता है। तो हम काम करना पड़ता है, जब हम गलत काम करेंगे, हम मानते हैं क्योंकि ये फिलोसफी भगवान को वो बिलीव करता है, बर्थ एंड रिबर्थ के वो बिलीव करता है। अगर हम गलत काम करेंगे, वो मानते हैं कि क्या फिर दोबारा हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो इसी सर्कल में हमारा मन भटकता रहता है। ठीक है, तो ये रहा क्लेशेस। जैसे समाधि, यानी ऑब्जर्वेशन, यानी हाईएस्ट मेडिटेशन। ऑब्जर्वेशन और हाईएस्ट मेडिटेशन, सबसे ऊपर का मेडिटेशन, जो ध्यान करते हैं, खुद को भगवान एक स्टेट के साथ, एक स्पिरिट के साथ हम लगा देते हैं, जो अल्टीमेट स्पिरिट होता है, जो बोलते हैं समाधि। द फाइनल स्टेज ऑफ द अष्टांग योग, जो 8 लिम्स होते हैं योगा का, उसको हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये होता है सबसे ऊपर समाधि। When the mind becomes one pointed and free from ब्रीथिस, जितना सा फ्लक्चुएशन होता है उसमें मुक्त हो जाता है और एक स्टेट में फोकस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं समाधि। एंड 2 मेन टाइप्स ऑफ समाधि आर देयर। 2 प्रकार की समाधि होता है। एक होता है सविकल्प समाधि, मतलब विथ डिस्टिंक्शंस, यानी कॉन्शियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में उसको पता रहता है, ओके, बट डीपली ऑब्जर्व, लेकिन खुद को समाहित कर लेता है एक स्टेट के साथ, उसको बोलते हैं हम सविकल्प समाधि। मतलब खुद के बारे में सोच, मतलब उसका ऑब्जेक्ट के बारे में उसका दिमाग में रहता है, लेकिन उसको दिमाग एक जगह में ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, फोकस हो जाता है। और कहते हैं निर्विकल्प समाधि, जो कहता है प्योर अवेयरनेस विदाउट डिस्टिंक्शन, कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं है, बाधाएं नहीं है, ओके, असुविधाएं नहीं है, बस फुल कंसंट्रेशन, ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, खुद के अंदर डाल देता है, क्योंकि एक समाज, ये सृष्टि सब नष्टशील है, बस मुझे फोकस करना है कहां पर? अल्टीमेट पावर के ऊपर। यानी समाधि इज द डायरेक्शन मींस टू लिबरेशन। तो हमको मोक्ष पाने के लिए हमको समाधि का स्टेट हम सबको चाहिए, अगर हमको मोक्ष चाहिए तो। ठीक है, तो ये रहा समाधि। सो ये पूरा का पूरा 5 कंसेप्ट जो कि योगा फिलोसफी यानी योगा दर्शन के ऊपर बेस करता है। उसके बारे में देखेंगे जो 8 लिम्स ऑफ योगा, जो कि आर्य अष्टांग मार्ग बोलते हैं हम, योगा का जो अष्टांग मार्ग बोलते हैं उसको हम देखेंगे, अष्टांग योग जो बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज यम, यानी रिस्ट्रेंस, मोरल डिसिप्लिन। हमको योगा करने से पहले हमको हमारे भीतर ये चीजों को बढ़ाना चाहिए। क्या क्या वो नियम, यमक कौन है?
जैसे कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, ओके, किसी के ऊपर हिंसा का आचरण नहीं करेंगे, ओके, सत्य यानी ट्रूथ, अस्त्य यानी नॉन स्टीलिंग, चोरी, ये सब जितना सब गलत काम है उसे दूर रहेंगे, ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी जिसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, खुद के मन के ऊपर हमको कंट्रोल लाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। सुबह से लेकर सोने के तक एक पूरा शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, हर दिन, एक दिन नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलिबेसी, ओके। एंड अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस, मतलब किसी भी चीजों के ऊपर हमारा अधिकार नहीं जताना कि ये मेरा ही है, नहीं, सब चीज भंगुर है, एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 5 यमस, ओके। देखेंगे नियमस यानी ऑब्जर्वेंसेस यानी पर्सनल डिसिप्लिन, हमको कैसे खुद को कैसे बनाना है, मतलब खुद के ऊपर क्या क्या चीज करना चाहिए, जैसे कि शौच यानी क्लीनलीनेस बोलते हैं, सफाई, साफ सुथरा रहना, संतोष यानी कंटेनमेंट, मतलब एब्सोल्यूट प्लेजर, ऐसे जो मैटेरियल प्लेजर नहीं, खुद के अंदर हमेशा खुश रहना, ठीक है, संतोष रहना, तपस, ऑस्टेरिटी यानी सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को एक डिसिप्लिन के ऊपर, मतलब आत्म श्रृंखला जिसको बोलते हैं, उसको उसी हिसाब से क्या आगे बढ़ाना है, खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है, सेल्फ डिसिप्लिन। एंड स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, यानी स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, जितना सारे हमारा पुराना ग्रंथ है उसको पढ़ना, ठीक है, जैसे कि हमारा माइंड फोकस रहेगा, आध्यात्म की तरफ हमारा मन भटकेगा, और जितना मैटेरियल चीजों की तरफ वो नहीं भागेगा, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान, डिवोशन टू गॉड, तो ये 5 रहा नियम से, मतलब जो लास्ट क्या है ना, भगवान के तरफ हमारा भक्ति रखना, ये होता है 5 स्टेप्स नियम के अंतर्गत। फर्स्ट रहेगा यम, दूसरा रहेगा नियम, और 6 क्या है उसको देखेंगे। 3 में आता है आसन, पोस्चर, स्टेबल, बैठना, कैसे बैठेंगे योगा करने से पहले, स्टेबल, स्थिर बैठना, कंफर्टेबल बॉडी पोजीशन फॉर द कंसंट्रेशन, मतलब योग करने के लिए हमको एक अच्छा पोजीशन में बैठना है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट आसन होते हैं, ओके, वज्रासन, ओके, और ऐसे अलग से आसन से उसको तुम उसको गोल कर सकते हो, ठीक है। पोस्चर मतलब सही पोस्चर में बैठना। प्राणायाम कौन है, ब्रेथ कंट्रोल, मतलब हमारे सांस है उसको कंट्रोल लाना, जैसे हमारे रामदेव जी ने, राम बाबा जी ने, सॉरी रामदेव जिसको पतंजलि को आगे बढ़ा रहे हैं, योगों को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, ठीक है। ब्रेथ कंट्रोल मतलब सांस को कंट्रोल करना, कैसे, रेगुलेटिंग द वाइटल एनर्जी यानी प्राण, क्योंकि हमारा सब कुछ वही सांस के ऊपर ही डिपेंड करता है, एक सांस छूट जाएगा तो हम उसको क्या मरा हुआ इंसान बोलते हैं, सब कुछ एक सांस के ऊपर डिपेंड करता है। सो हाउ कैन यू कंट्रोल ब्रीथिंग, देयर आर 3 टेक्निक्स, व्हाट आर दोस, जैसे कि फर्स्ट वन पूरक यानी इनहेल, सांस लेंगे, इनहेल, कुंभक यानी रिटर्न, उसको लेंगे, उसको रखेंगे थोड़ा समय के लिए, कुछ समय रहा, उसको बोलते हैं कुंभक, रिटर्न। नेक्स्ट रिकक, रिकक मतलब एक्सेल, छोड़ना सांस को, ये होता है ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक, समझ में आया। ये होगा 4। नेक्स्ट 5 नंबर है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, हमारा जो इंद्रिय है उसको कंट्रोल लाएंगे, एक साथ में उसको फोकस लाएंगे, सबको एक साथ, हमारा जितना सारा 5 सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक दिशा में, एक क्या रहेगा वो, एक फोकस, अल्टीमेट पावर, सुप्रीम पावर के ऊपर, ठीक है। यानी टर्निंग द सेंसेस इनवर्ड, हमारा जितना सा सेंस ऑर्गन्स है उसी को एक जगह में ले आएंगे, अवे फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, जितना बाहर का जितना डिस्ट्रैक्शन है उसी में से उसको मुक्त करके एक दिशा में उसको लगा देंगे। नेक्स्ट है धारणा यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करना, एकाग्र कर लाना, यानी फोकसिंग द माइंड ऑन ए सिंगल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट ऊपर हमारा माइंड को फोकस करना। जब भी हमको ध्यान करना है, तुम किसी ना किसी चीजों को हमारे दिमाग में लाओ जिसमें हमारा फोकस रहेगा, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ दिया हो सकता है, दिया का जो फ्लेम होता है उसी को सामने ले आना, जैसे तुमको कुछ भी चीजों को, एक ही ऑब्जेक्ट, अलग इधर उधर नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट, उसमें दिमाग लगा देना, तब तुम्हारा माइंड कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ध्यान, मेडिटेशन, जो कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेडिटेशन, हमारा सब सोच भी एक दिशा में आ जाएगा। फर्स्ट क्या करेंगे, जितना सारा सेंस ऑर्गन है उसी को एक दिशा में लगाएंगे, फर्स्ट बॉडी स्टेबल होगा तो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बॉडी स्टेबल होना चाहिए, और नेक्स्ट हमारा एक इनहेलेशन एक्सेलेशन यानी जो ब्रीदिंग कंट्रोल होना चाहिए, उसका प्रत्याहार सब सेंस ऑर्गन से एक दिशा में लगाना चाहिए, उसका धारणा कंसंट्रेशन करना चाहिए, उसका ध्यान मेडिटेशन, ठीक है।
मतलब हमारा सब सोच एक दिशा में रहेगा। नेक्स्ट आएगा समाधि, ऑब्जर्वेशन। जैसे हम उसके पिछले वीडियो पिछले स्लाइड में उसको हम डिस्कशन कर रहे थे, समाधि जो कि सबसे हाईएस्ट पार्ट ऑफ द मेडिटेशन होता है, यानी डीप यूनियन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन लीडिंग टू द सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। मोक्ष प्राप्ति के तरफ हमारा सोच को, हमारा दिमाग को बढ़ाने को बोलते हम समाधि। ठीक है, तो ये हो गया 8 लिम्स ऑफ द योगा। देखें कैवल्य यानी लिबरेशन। ठीक है, यानी अल्टीमेट गोल ऑफ द योगा फिलोसफी, जैसे कि सांख्य फिलोसफी का अल्टीमेट गोल क्या था, वही लिबरेशन है, मोक्ष। उसका भी अल्टीमेट गोल है मोक्ष, लिबरेशन। इट मीन्स द एब्सोल्यूट आइसोलेशन फ्रॉम पुरुष एंड फ्रॉम प्रकृति। पुरुष को प्रकृति से पूरी तरह से अलग करना, मतलब हमारा आत्मा को मैटर से अलग करेंगे, ये होता है कैवल्य। When the sheer यानी पुरुष realizes its true nature as pure eternal consciousness and separate from body, mind and matter, जब वो समझ लेता है उसको हम कैवल्य मानते हैं, मोक्ष पाया लगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सोच जब ईश्वर की तरफ बढ़ेगा ना, तो ये जितना सारे क्या मैटेरियल चीजें है उसमें से मन दूर हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस स्टेट नो मोर क्लेशेस एंड एप्लीकेशंस। जब वो मोक्ष पा लेता है ना, इसी के लिए कुछ भी द्वेष क्लेश कुछ नहीं रहता है, बस उसको परमार्थ पाना है। ठीक है, नो मोर कर्मा, और कुछ कर्म में काम भी नहीं रहता है। इंटरनल फ्रीडम एंड ब्लिस, मतलब उसको अंतर से शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, एंड ब्लिस भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ये होता है कैवल्य। नेक्स्ट ये हो गया मेटाफिजिक्स। जितना हम डिस्कशन किए वो सब मेटाफिजिक्स के अंडर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि फिलोसफी का 3 ब्रांचेस होता है, एक होता है मेटाफिजिक्स, दूसरा होता है एपिस्टेमोलॉजी, और एक होता है एक्सियोलॉजी। जब हम और एक कभी भी एक स्लाइड बनाएंगे उसी के ऊपर फिलोसफी के ऊपर, तो उसका कंसेप्ट में उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। बस एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, यानी प्रमाणस, यानी नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। जैसे कि हम सांख्य में 3 फिलोसफी को 3 नॉलेज को एक्सेप्ट किया, जैसे कि प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हम जो नॉलेज कंसीव कर रहे हैं ना, परसीव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष। अनुमान यानी इन्फरेंस, हम जो सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्फरेंस। ठीक है, नेक्स्ट शब्द यानी वर्बल टेस्टिमनी यानी स्क्रिप्चर्स या गुरु जो बोलेंगे वही सही नॉलेज है। वो जो स्क्रिप्चर्स यानी जितना ग्रंथ से हमको जो नॉलेज मिलता है उसको बोलते हैं हम सही नॉलेज। ठीक है, तो ये रहेगा एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ ईश्वर इन योगा। योगा फिलोसफी ईश्वर को क्या मानते हैं, ईश्वर इज द स्पेशल पुरुष, मतलब एक स्वतंत्र होते हैं, नॉट बाउंड बाय कर्म, उनको कभी भी कर्म से, वो कर्म बंधन से मुक्त हैं। इग्नोरेंस और सफरिंग, जितना सारे दुख द्वेष सबसे ऊपर है जो कि ईश्वर होते हैं, जितना सारे बंडेज है उसके ऊपर है, क्योंकि हमको वो मोक्ष प्रदान करते हैं। कौन, ईश्वर। मेडिटेशन ऑन द सेक्रेड साउंड ऑन ओम, ओम प्रणव, क्योंकि ये योगा फिलोसफी जब हम योगा करते हैं, ओम का मंत्र जो उच्चारण करते हैं, इसी के ऊपर वहां बेस्ड होता है। सो इज द पाथ टू कनेक्ट विद ईश्वर। सो ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए ये जो ओम का साउंड है ना, वो तुमको एक डिवाइन मूवमेंट की तरफ ले जाएगा। ठीक है, दिस मेक्स योगा थिस्टिक लाइक अनलाइक सांख्य दर्शन की तरह ये योगा को क्या बनाता है, ना ईश्वरवादी। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर जोर देता है। सो ये रहेगा क्या, कंसेप्ट ऑफ योगा फिलोसफी, योगा दर्शन के बारे में पूरा कंसेप्ट। उसके बाद देखेंगे कि उसका रिलेवेंस क्या है, आज के समाज में योगा का क्या रिलेवेंस है, क्या जरूरत है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। हम क्योंकि आज के समय हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कितना चीजों के लिए हम स्ट्रेस लेते हैं। सो इसे मुक्त करने के लिए योगा चाहिए। हेल्प्स मेंटल हेल्थ, फोकस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, encourages values based living यानी ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, प्रमोट्स होलिस्टिक एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, जो कि गांधी जी का ये वर्ड था। बाय एजुकेशन मीन द ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ द चाइल्ड, दैट इज बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ओके, शरीर मन और आत्मा का विकास को ही सही एजुकेशन बोलते हैं, सही शिक्षा बोलते हैं। तो इसी के ऊपर ये भी जोर देता है, क्योंकि इसी फिलोसफी से ही गांधी जी ने ये वर्ड्स लिए थे। ठीक है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, तो हमारा भौतिक यानी शारीरिक और आध्यात्मिक क्या बढ़ाने के लिए हमको योगा चाहिए आज के जमाने में। सुनिए सकते उसका योगा फिलोसफी का एम सब क्या है, मतलब क्या लक्ष्य है एजुकेशन की तरफ। टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड, यानी चित्त वृत्ति निरोध, हमारा मन जो भटकते है उसको कंट्रोल करेंगे। टू अटेन कैवल्य, बच्चों को ये सिखाना चाहिए
कि जो वो कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। कर्म बंधन से मुक्ति मतलब ये नहीं कि हम कर्म नहीं करेंगे, ये गलत बात है, कभी भी ये फिलोसफी ऐसे नहीं बोला। कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब हम कर्म करेंगे लेकिन उसका फल का आशा नहीं रखेंगे, यानी कर्मण्य बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इसी के ऊपर ये फिलोसफी जोर देता है। समझ रहे हो नहीं? यानी वेयर पुरुष प्रकृति, काम करेंगे लेकिन काम से लालसा नहीं रखेंगे, उसे रिजल्ट के, अगर रिजल्ट से लालसा रखेंगे ना तो आकाश में आ जाएगा। तो इसे मुक्त रहने के लिए ये बोल रहा है टू अचीव होलिस्टिक वेलबींग यानी फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस, मोरल इंटीग्रिटी एंड स्पिरिचुअल रिलेशन, मतलब पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट, शरीर का, मन का और आध्यात्मिक का विकास को सही एजुकेशन बोलते हैं। तो व्हाट आर द करिकुलम्स, पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए? फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, मोरल्स एंड एथिकल एजुकेशन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग करना चाहिए, एस्थेटिक एंड क्रिएटिव एक्टिविटी करना चाहिए जैसे म्यूजिक, आर्ट, मेडिटेशन, ये सब करना चाहिए, एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल्स में जाएगा, तुम उसको पढ़ सकते हैं, इसमें इतना कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है, जो कि उसमें हम डिस्कशन कर चुका हूं, उसी के बारे में थोड़ा बहुत एक ब्रीफ नोट्स बना दिया इधर, हर एक बच्चों का काम है। जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर उसको भी पढ़ना चाहिए, ये काम उसके काम में आ सकता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके काम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग, कैसे मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए? डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल के ऊपर मेथड होना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं एक श्रृंखला के ऊपर बेस होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभूति केंद्रित होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा यानी टीचर एज ए गाइड एंड एग्जाम्पल, नॉट जस्ट नॉलेज ट्रांसमीटर, एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो कि एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, ना कि बस उनको नॉलेज है उसको दे रहे हैं, इससे उसको सही शिक्षक नहीं बोलेंगे। सो एवरीवन कैन बी ए टीचर, बट गुड टीचर और आइडल टीचर बनना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, नॉलेज है उसको प्रोवाइड कर लेंगे, लेकिन एक टीचर शुड बी रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, ओके, एंड टीचर्स हैव ए गुड इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, टीचर का, शिक्षक का एक बच्चे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होना चाहिए। ये होता है इस फिलोसफी का मुख्य उद्देश्य। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मतलब व्यक्ति केंद्रित शिक्षा प्रदान करेंगे, मतलब हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, उसी हिसाब से उनको मेथड ऑफ टीचिंग डिजाइन करना है। एंड मेडिटेटिव मेथड्स यानी कंसंट्रेशन एंड कंटेम्पलेशन फॉर द डीप लर्निंग, एकाग्र होना चाहिए, इसी के ऊपर ये भी जोर देता है। तो रोल ऑफ टीचर क्या है उसके ऊपर हम डिस्कशन किए, जैसे कि सेल्फ डिस्कवरी पर गुरुत्व देना चाहिए, यानी सेल्फ रियलाइजेशन उसके ऊपर जोर देना चाहिए, तो उसको तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, बस उसी को मैंने स्ट्रक्चरली बना दिया जैसे कि हर एक बच्चे का काम में आ सकता है। ठीक है, रोल ऑफ स्टूडेंट ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि डेवलप ऑफ द सेल्फ कंट्रोल एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, जितने सारे डिस्ट्रैक्शन है उसमें से वो मुक्त होना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करना चाहिए। एंड फॉलो द पथ ऑफ द ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशंस, मतलब सेवा का पथ फॉलो करना चाहिए, भक्ति का मार्ग अनुसरण करना चाहिए और सत्य का मार्ग और अहिंसा के पथ अनुसरण करना चाहिए। ये होता है स्टूडेंट का काम। एंड पार्टिसिपेट इन मेडिटेशन, स्टडी एंड योगा प्रैक्टिस सिंसियर, हर एक बच्चों को योगा करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे प्रैक्टिकल डिसिप्लिन कैसे है? अगर हम उसको आसन कर रहे हैं जैसे कि फिजिकल फिटनेस एंड डिसिप्लिन के लिए जो हम डिफरेंट आसन बना रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों चाहिए आसन? क्यों चाहिए? हमारा फिजिकल फिट रहेंगे। ठीक है, ये होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अगर हम प्राणायाम करें तो क्या होगा ना, कंट्रोल ऑफ इमोशंस एंड एनर्जी, हमारे इमोशन को कंट्रोल ला सकते हैं प्राणायाम से, वो ब्रीदिंग कंट्रोल से। ओके, सो मेडिटेशन से कैसे फायदा होगा? कंसंट्रेशन आएगा, एकाग्र रहेगा, एंड पीस ऑफ माइंड, मन हमेशा सुकून रहेगा, शांति रहेगा मन में। एंड तो समाधि कैसे फायदा होगा? लिबरेशन पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। सी होता है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द योगा फिलॉसफी। एंड व्हाट आर द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, यानी फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, शरीर का संबंधित शिक्षा दे सकते हैं, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए शिक्षा दे सकते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, यह बच्चों का चरित्र गठन में भी हेल्प करता है, होलिस्टिक ग्रोथ में, ओवरऑल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, रिलेवेंस इन मॉडर्न एजुकेशन, और आज के जमाने में भी उसका रिलेवेंस है, किसका? योगा का, क्योंकि इट हेल्प्स टैकल स्ट्रेस, कंपटीशन एंड इंबैलेंस कॉज्ड बाय मटेरियलिज्म। जितना सारा स्ट्रेस है ना, क्यों स्ट्रेस है? मटेरियलिस्टिक नेचर के लिए। हम अभी क्या भौतिकवादी हो गए, बस हमको बहुत चीजों के लिए हमको लालसा हो गया, अटैचमेंट हो गया, इसलिए हमको स्ट्रेस है। ठीक है, सो ये इसी सबसे मुक्त करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमको योगा फिलॉसफी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सो ये रहा पूरा योगा फिलॉसफी यानी योगा दर्शन और शिक्षा के ऊपर योगा का क्या इंपैक्ट है। सो ये पूरा डिस्कशन का हम एक सीख सकते हैं कि हम अपने जिंदगी में, अपने जीवन में योगा को अपनाना चाहिए। अगर हम आज के जमाने तो उसका बहुत जरूरत है,
क्योंकि हर एक बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस, पढ़ो क्योंकि ये उसका उसका बेटा इतना स्कोर करे तू नहीं कर पा रहे, हम जो इतना पैसा खर्च करें उसका बेकार है क्या, इसी से उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है। सो इसी सबसे उसको मुक्त करने के लिए हमको योगा चाहिए। ठीक है, सो ये रहा पूरा डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर तुमको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव रहा तो तुम ये वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, ताकि हर एक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और तुम हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ से तुम क्या कर सकते हो, बेल आइकन को भी दबा सकते हो, ताकि तुम्हारे पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।